बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध का कुरा किसके नाम निकलेगा। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जज के नाम सामने आ गए। साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह शोएब सिद्दीकी के नाम जेर गौर हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी शामिल है। जी हाँ, निगरान वज़ीर आला सिंध का कुरा किसके नाम निकलेगा। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जज के नाम सामने आ गए। साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह और शोएब सिद्दीकी के नाम जेर गौर है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह और शोएब सिद्दीकी के नाम पर गौर किया जा रहा है और इसके साथ ही जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी इसमें शामिल है। निगरान वज़ीर आला सिंध का कुरा किसके नाम निकलेगा। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जज के नाम सामने आ गए हैं। तफसीलात जानेंगे। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ, देखिए 9 या 10 अगस्त को या 8 अगस्त को असेंबलियों की मुदत पूरी हो रही है। जिनमें निगरान सेटअप के लिए एक मुशावरत का अमल जारी है कि निगरान वज़ीर आला के लिए 2 रिटायर्ड सेक्रेटरियों के नाम पे गौर किया जा रहा है, जिनमें मुमताज शाह का नाम सर फहरिस्त है। एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर, उनका नाम भी सर फहरिस्त है। जबकि दीगर सरकारी रिटायर्ड अफसरान के नाम है, कुछ ब्यूरोक्रेट के नाम है और कुछ साबिक एक और चीफ सेक्रेटरी का नाम जेर गौर है। सूबाई काबीना के लिए भी मुख्तलिफ नामों पे गौर किया जा रहा है। उनमें कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ जजेस हैं और इल्मी अदबी शख्सियात के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। अभी इसके लिए बाकायदा कोई मुशावरत शुरू नहीं हुई है। ज़राए के मुताबिक इसी हफ्ते वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपोजिशन लीडर राना अंसार से मुशावरत करेंगे और जो दीगर जमातें हैं जिसमें MQM है, GD है, उनसे भी मुशावरत होगी। काबीना के लिए उनसे भी नाम मांगे जाएंगे, जिसके बाद इस पूरे निगरान सेटअप को हतमी शक्ल दी जाएगी। आज इससे बताएगा कि किस जमात के चांसेस ज़्यादा हैं कि उनका निगरान वज़ीर आला आ सकता है, और ये भी बताएगा कि आइन इस हवाले से क्या कहता है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले हैं और उनको एक्सटेंशन मिल सकती है इस हवाले से। जी देखिए, इसमें किसी जमात का नहीं होगा। जो निगरान हुकूमत का तरीक़ेकार है उसमें ये होता है कि हुकूमत और अपोजिशन को 3-4 नाम होते हैं, उनमें से किसी एक नाम पे मुत्तफ़िक होना पड़ता है। अभी इन नामों का जिनका मैंने जिक्र किया, ये नाम ज़ेर गौर है। 4-5 नाम हैं जो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के लिए ज़ेर गौर हैं। ये नाम पेश किए जाएंगे बाकायदा हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को। ये जाहिर है कि हुकूमत में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और अपोजिशन में MQM है। तो मोस्टली MQM और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से ही ये सब कुछ तय होना है इन 3-4 नामों में से। हालांकि इसमें फिर MQM के साथ GDA भी जो है वो अपोजिशन का हिस्सा है। अभी जब अपोजिशन लीडर मुंतखब हुई थी तो GDA ने भी, बल्कि PTI के भी 9 लोगों ने अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार को वोट दिया था। मुमकिन है कि उन लोगों से भी मुशावरत की जाए और फिर एक मुत्तफ़िका किसी नाम पे पहले वज़ीर आला का मरहला आएगा, निगरान वज़ीर आला के नाम पे इत्तेफाक किया जाएगा। ज़राए कह रहे हैं कि 10 से 12 रुकनी फिर सूबाई निगरान काबीना बनेगी, उसके लिए नामों पे इत्तेफाक किया जाएगा। लेकिन अभी ये बिल्कुल इब्तदाई मराहिल है और अभी इब्तदाई मराहिल में ये बात शुरू हो चुकी है। देखना ये है कि इसकी बाकायदा मुशावरत कब से शुरू होती है। ठीक है, आज से बताएगा, जिस तरह से हमने देखा कि अपोजिशन लीडर के लिए जब राना अंसार को मुंतखब किया गया तो GDA ने MQM की हिमायत की थी, तो क्या GDA इस स्टांस पे है कि अगर MQM जिस नाम पर सपोर्ट करेगी वो उसी पर सपोर्ट करेंगे? लग यही रहा है कि MQM यकीनन GDA से भी मशवरा करेगी। जिस तरह अपोजिशन लीडर पे मुशावरत हुई थी, इस तरह निगरान काबीना के लिए हुकूमत जो नाम देगी या हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नाम दिए जाएंगे उन पे MQM गौर करेगी और फिर MQM अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत लाजमी करेगी। इसमें यह भी होता है कि मुख्तलिफ लोगों से नाम मांगे जाते हैं। जैसे वज़ीर आला के बाद जो काबीना आएगी, हमारा इत्तलात के मुताबिक 10-12 रुकनी काबीना होगी, इब्तदाई जो निगरान काबीना होगी, उसमें कुछ नाम GDA से भी लिए जाएंगे, कुछ MQM से। वो अपने अपने सपोर्टर्स के नाम देंगे। ऐसे गैर जानिबदार लोग होंगे जो किसी पार्टी से जिनका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होगा,
टेक्नोक्रेट्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, इस तरह के नाम दिए जाएंगे, फिर जिनको हतमी शक्ल दी जाएगी। ठीक है आजिज जमाली, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नस्ला टावर की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को अबूरी जमानत मनसूख होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि नस्ला टावर की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का ये केस है। साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को अबूरी जमानत मनसूख होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट करते चलें आपको, नस्ला टावर की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस है। इस पर ये साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को अबूरी जमानत मनसूख होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट करते चलें आपको, नस्ला टावर की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस है। इस हवाले से अपडेट करते चलें आपको, साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को अबूरी जमानत मनसूख होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, नस्ला टावर की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का ये केस है, जिसमें अब आपको बताएं कि साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को अबूरी ज़मानत मनसूख होने के बाद आज गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को अबूरी जमानत मनसूख होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। नस्ला टावर की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का ये केस है, जिसमें आज साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को अबूरी जमानत मनसूख होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। नस्ला टावर की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, साबिक DGSBCA मंजूर कादिर की जमानत मनसूख, मंजूर कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मुलजिम खैर मोहम्मद की अबूरी जमानत भी मनसूख कर दी। अपडेट करते चलें आपको, नस्ला टावर केस के हवाले से ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का ये केस है, जिस पर ये केस काफ़ी देर से चल रहा था। साबिक DGSBCA मंजूर कादिर की जमानत मनसूख हो गई है और मंजूर कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में कवायद ज़वाबित के खिलाफ गैर कानूनी रहायशी सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के बाद नई रजिस्ट्रेशन लीज और झेली लीज पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर दी है। महकमे कोऑपरेटिव ने IG रजिस्ट्रेशन समेत दीगर हुकाम को खत इरसाल करके सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे भर में कवायद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी के तहत गैर कानूनी कराची समेत सूबे भर में रिहायशी सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के बाद नई रजिस्ट्रेशन की लीज और झीली लीज पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसका महकमा कोऑपरेटिव ने IG रजिस्ट्रेशन को समेत दीगर हुकाम को खत इरसाल कर दिया है। खत में सख्ती से अमल दरामद करने की भी हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से इस खत में लिखा गया है कि कराची समेत सूबे भर में इससे कबल जो है जाली जो है रिहायशी सोसाइटीज़ को अलाट किया गया, जिसके बाद सरकार ने कराची समेत सूबे भर में इस तरह के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। वही पाबंदी का इतलाक जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगा। इस हवाले से महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी सख्ती से खत लिखकर इरसाल कर दिया है कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। किसी भी सोसाइटीज़ की लीज और झीली लीज पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा सोसाइटीज़ की लीज झीली लीज के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उसको भी असल नो जायजा लिया जाएगा। इसके हवाले से लेआउट प्लान बिल्डिंग प्लानिंग के लिए भी हर किस्म के अमल को भी रोका गया है। इसके अलावा गैर कानूनी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ के खिलाफ सेक्रेटरी की मंजूरी से कार्रवाई को अमल में लाने के भी अहकाम जारी किए गए, ताकि इस वक्त तक जो गैर कानूनी जो सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में जाए और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी मनसूख करके उनको जो है वहाँ गुजार किया जाए, ताकि सरकारी इरादे को बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। गुज़श्ता रात अख्तर कॉलोनी में पुलिस मुकाबले के दौरान डकैतों की फायरिंग से शाहीन फोर्स के एहलकार अदनान के शहीद होने का वाक़या। शहीद एहलकार के वालिद ने बताया कि मेरे बेटे ने अपने जाने का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। उसने अपने लिए मदीने से कफन मंगवा लिया था। मेरा बेटा बहुत बहादुर था। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी शहीद एहलकार के वालिद के हमरा मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात अख्तर कॉलोनी के अंदर शाहीन फोर्स का एहलकार डकैतों से मुकाबले के दौरान शहीद हो गया। इस वक्त हम उसके वालिद के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ज़ाहिर सी बात है बेटा शहीद हुआ है, जवान बेटा शहीद हुआ है, तो ये गम बहुत ज़्यादा है। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि एक और शहीद हो गया एहलकार, जो कि इसकी उम्र भी सिर्फ 22 साल के करीब थी और डकैतों की फायरिंग से हुआ, लेकिन उसने मुकाबला किया डकैतों का और डकैत को ज़ख्मी भी किया। क्या कहेंगे आप इस अपने जवान बहादुर बेटे के बारे में? आदर तो बहुत था वो, लेकिन यह है कि उसने अपने जाने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। कफन मंगा लिया था मदीने से। यह है कि जाने के लिए उसे पहले ही तैयारी की हुई थी उसने। वो डरता नहीं था किसी से। कब मंगाया था उसने? कब कफन मंगाया था मदीने से अपना? अभी मंगाया, कहीं 2-4 दिन पहले ही आया। कह के मंगाया था? क्या कह रहा था? ये तो वही बताएगा, लेकिन मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो उनके दोस्त उम्रे पर गए थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा था कि मेरे लिए वहाँ से कफन लेते हुए आना। तो उनका दोस्त अभी गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले वो कराची आया है उम्रा कर। तो उसने अभी 3-4 दिन पहले अपने दोस्त को कॉल किया कि तू मेरी अमानत वहाँ से लेकर आया या नहीं लेकर आया। तो उसके दोस्त ने कहा जी बिल्कुल, मैं आपकी अमानत वहाँ से लेकर आया, आपकी अमानत मेरे पास है, इंशाल्लाह जब मुलाकात करेंगे तो वो मैं आपको दे दूँगा। तो रात को जब उसके दोस्त को कॉल की कि वो शहीद हो चुका है, तो उसका दोस्त आया उस ताज़ियत के लिए। तो उसने कफन हाथ में थमाया। घर वालों को ये मालूम तक नहीं था कि उसने ये अपनी जाने का इंतज़ाम पहले ही किया हुआ है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि वालिद ने बताया कि शहीद एहलकार ने अपना कफन मदीने से पहले ही मंगा लिया था, 3-4 दिन पहले। और ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक एहलकार जो है वो शहीद हो गया। हम देख रहे हैं कि कई ऐसे एहलकार शहीद हुए हैं जिन्होंने डकैतों से मुकाबला किया और डकैतों की फायरिंग से वो जान की बाजी हारे। इनका छोटा भाई भी मौजूद था। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरह इनके वालिद ने बताया कि बहादुर था इनका बेटा और उसने डकैतों से मुकाबला किया। तो हम यही देख रहे हैं कि ऐसे ही पुलिस के बहादुर जवान हैं जो कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो है वो अपनी जान का भी जो है नहीं सोचते और सिर्फ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये ऐसे बहादुर जवान जो है वो अपनी जान भी जो है वो खो बैठते हैं। जी नाज़रीन, कराची में एलपीजी की दुकानें मामूल के मुताबिक खुल गई हैं। दुकानदार कहते हैं कि महंगी एलपीजी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। काविश मेमन, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी थी और ये अलामती हड़ताल सुबह 8 बजे से दिन 12 बजे तक जारी रखने की अपील की गई थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कराची में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एलपीजी की दुकानें वो खुल चुकी है। इस हवाले से जो एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जुर्माने जो है वो उन पर लगाए जा रहे हैं। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल में अगर मौजूदा जो एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसमें दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है, बल्कि जो मार्केटिंग कंपनीज है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम तर मामले के खिलाफ आज हड़ताल की कॉल दी गई, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आज हड़ताल की कॉल थी, फिर दुकानें भी खुली हैं, महंगी एलपीजी भी है, क्या समझते हैं? जनाब, जो ये एलपीजी के रेट है ये सिर्फ 8-9 मुहर्रम से पहले के जो रेट थे वो तकरीबन 210 रुपये थे। तो 210 रुपये से बढ़ाकर पर सिलेंडर 1200 रुपये इन लोगों ने महंगी की है। और जब माफिया बैठी हुई है 1200 रुपये महंगा करेगी पर सिलेंडर, तो इसमें दुकानदार की क्या गलती है? दुकानदार तो यही करेगा कि भाई जब महंगी चीज़ महंगी है तो महंगे रेट पे देगा। जब उसका मार्जिन ही नहीं है, उसका फ़ायदा ही नहीं है, तो वो किस लिए बैठा हुआ है? अपने कमाई के लिए बैठा हुआ है। ये थोड़ी है कि कंपनियों वालों के लिए बैठा हुआ। आप कंपनियों वालों के खिलाफ आप एक्शन लेना। दुकानदार इसमें क्या कर सकता है? दुकानदार तो यही कर सकता है कि भाई जो रेट मिल रहा है उस रेट पर चलाएँगे। अब ये तो नहीं है कि 250 रुपये का रेट मिल रहा है और 200 रुपये में चला रहे। जब फ़ायदा ही नहीं है तो क्या करें? यानी कि इस वक्त 250 की एलपीजी मार्केट में है, तो आप लोगों को कितने का मिल रहा है और हड़ताल पे अमल क्यों नहीं हुआ? तो हड़ताल का अमल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ना कोई नोटिफिकेशन आई है, ना कोई कॉल आई है, ना कोई बताया गया है। हालांकि तकरीबन हम तो दुकानों में बैठे हुए हैं, ऐसा तो कोई नहीं है। सुबह से सारी दुकानें खुली हुई है और ये पूरे रोड तकरीबन 8-9 दुकानें हैं। इस पे तो ऐसा कोई दुकानदार नहीं है, ना किसी दुकानदार ने आके बताया कि भाई हड़ताल है, दुकान बंद करो, चलो चलते हैं। और रेट तो ये है कि तकरीबन 232 रुपये हमें मिल रहे हैं। 232-233 रुपये हमें मिल रहे हैं। 13-18 रुपये या 15 रुपये नहीं कमाएंगे तो क्या करें हम लोग? और कहाँ जाए? गैस चाहे जितनी भी महंगी हो जाए, हमारा मार्जिन वही रहता है, 800 रुपये 750 रुपये पर सिलेंडर रहते हैं।
ये 700 750 रुपये में नहीं मिलेंगे तो क्या 300 रुपये में गुजारा करेंगे? आप लोग बताएं। बिल्कुल देखें, जो दुकानदार है वो इस सिलसिले में काफ़ी परेशान है और ये कह रहे हैं कि हड़ताल के हवाले से तो इल्म ही नहीं है। अगर जो निचली सतह पर एसोसिएशन है उनको एतमाद में लेकर ये फैसला किया जाता तो फिर इस पर अमल दरामद होता भी दिखाई देता। अलबत्ता 5 और 6 अगस्त को मुकम्मल तौर पर शटर डाउन की कॉल दी गई है। इस हवाले से जो दुकानदार है वो भी कहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन जो इंतहाई कम है। इस वक्त मार्केट में अगर 250 रुपये की LPG मिल रही है तो दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि जो मार्केटिंग कंपनीज है उनकी तरफ से 232 से 235 रुपये तक LPG यहाँ पर उनको मिलती है और यही वजह है कि आम सार्फिन को महंगी LPG इस वक्त दस्तयाब है। जी, अवामी मसाइल की बात करें और आपको बताएं कि लांडी नंबर 4 सेक्टर 36B का ज़माना आबाद पार्क ज़बू हाली का शिकार हो गया। पार्क में कचरे के ढेर और दीवारें टूट फूट का शिकार हो गईं। समाजी कारकुन हाजी अब्दुल मजीद का यह कहना था कि पार्क में रात के वक्त मुनशियात फरोश मंडलाते रहते हैं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को चाहिए कि पार्क को असल हालत में बहाल कराएं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी नंबर 4 सेक्टर 36B जमानाबाद फैमिली पार्क में, जो कि काफ़ी ज़बू हाली का शिकार है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इलाके के समाजी कारकुन हैं हाजी अब्दुल मजीद कुरैशी साहब। हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर यानी पहले ये पार्क था और ये यानी पार्क बहुत सही तरीके से बना हुआ था, फिर ये पार्क यानी बिल्कुल उजड़ गया। अब इस पार्क के अंदर यानी लोग मनसियात पीते हैं और नशेबाज वगैरह यानी रोमची वगैरह, और इस इलाके के अंदर पार्क की बहुत अहम ज़रूरत है। जिस तरीके से यानी बीमारियां फैल रही हैं और ये यानी यहाँ पर यानी 8-8 4-4 घंटे 6-6 घंटे बिजली वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पर आए समय ये फैमिली पार्क होना चाहिए, इसकी ख़ास ज़रूरत है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह टोन वाले भी आए हुए हैं और जमात इस्लामी को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर। पार्क की ज़रूरत है, इलाके के लोगों को बहुत यानी सख्त पार्क की ज़रूरत है। यहाँ अपने ऐसा जमानाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं है कोई ख़वातीन एक 10 मिनट 15 मिनट यानी पैदल चल पाए। तो मेरी यानी कहने का मकसद यानी यही है और इसके अंदर यानी जमात को कोशिश करना चाहिए इसको पार्क को यानी जल्द से जल्द यानी बनवाना चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन इस इलाके के। इनका ये कहना है कि अब जो है बल्दियाती हुकूमत आई है तो जो यहाँ के चेयरमैन है वो जो है इस पार्क को बनाएं। इस पार्क के अंदर जो है जो नया तामीर करवाएं, इसमें बच्चों के लिए झूले लगवाएं, एक ट्रैक बनवाएं, वॉकिंग ट्रैक बनाएं। और साथ ही साथ इस पार्क में जो अभी जो इसकी सूरत हाल है वो ये है कि जगह जगह यहाँ पर कचरा मौजूद है। तो इंतज़ामिया को उनका यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया जो है जल्द से जल्द इस पार्क को जो है वो रेनोवेट कराए ताकि यहाँ की जो आवाम है वो इसका जो है इस्तेमाल कर सके और खुशगवार माहौल में। अब कुछ बात करें शहर कायद के मौसम की, तो शहर कायद के मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद और मरतूब रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में आलूदगी ताहाल बरकरार है। पाकिस्तान को आलूदा शहरों में कराची 7वें नंबर पर है। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 13वां नंबर है और आलूदगी के ज़रात की तादाद 93 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। अब आपको बताएं कि IGSN पुलिस का कराची पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाइयां। कराची ज़िला जनूबी के 8 पुलिस एहलकारों को 2 साल के लिए सख्त सज़ा दे दी। DIG इस्टेब्लिशमेंट आसिम खान ने नोटिफिकेशन की कॉपियां महकमा दाखिला सिंध के पुलिस सेक्शन 1 को इरसाल की है। मज़ीद जान लेते हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पुलिस ने कराची पुलिस में काली भेड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। इस हवाले से कराची जिला जनूबी के 8 पुलिस एहलकारों को 2 साल के लिए मेजर पनिशमेंट के तौर पर सजा देकर उन हवाले से जो है DIG इस्टेब्लिशमेंट आसिम खान ने नोटिफिकेशन की कापियाँ महकमा दाखिला सिंध के पुलिस सेक्शन 1 को अरसाल कर दिए। इसमें कहा गया है कि सिंध पुलिस के 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो अमल में लाई गई है। ये कार्रवाई IGSN गुलाम नबी मेमन ने जो है अमल में लाई है, जिसमें कराची जिला जनूबी के 8 पुलिस एहलकारों को सख्त सजा के तौर पर 2 साल के लिए सजा दे दी गई। अब जो 8 पुलिस एहलकार किसी अहम जिम्मेदारी पर विराजमान नहीं हो सकेंगे। DIG इस्टेब्लिशमेंट
डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सजा पाने वालों का ताल्लुक जो है जिला जुनूबी कराची से है, जिनमें जहानजेब रजा, शाहनवाज ओथो, नदीम हैदर, जाहिद हुसैन लाठेर, मोहम्मद कासिम मला, हादी बख्श, आफ्ताब समो और अली शेर जामड़ी शामिल है, जिनको 2 साल के लिए सजा दे दी गई। अब ये अपील का हक रख सकते हैं, लेकिन 2 साल तक इनको किसी जिम्मेदारी पर तैनात नहीं किया जा सकता जब तक सजा के तौर पर ये हेडक्वार्टर में रिपोर्ट पर रहेंगे। जब इनकी जिम्मेदारी की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस के हुकाम उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन सजा के तौर पर इनको 2 साल तक यानी जबरन जो है इनको सख्ती से पाबंद किया गया है कि वो किसी ओहदे पर विराजमान नहीं हो सकते हैं जब तक इनकी अपील सुनी जाए। अपील के बाद में इनका फैसला सुना जाएगा, लेकिन 2 साल तक इनको जबरन जो सख्त जो है पनिशमेंट के तौर पर सजा दे दी गई है। जी अच्छा आज़ाद, बताइएगा क्या आईजी सिंध को कोई फहरिस्त दी गई है इस हवाले से जिनके नाम इसमें शामिल हो काली भेड़ों के हवाले से, और ये भी बताइएगा कि क्या सजाएं दी जाएंगी मज़ीद इन्हें? बिल्कुल, आईजी सिंध को कराची पुलिस ने खास तौर पर मुख्तलिफ इस्लाम के जिसमें मनशात फरोशों की सरपरस्ती करने, जराइम पेशों की सरपरस्ती करने और दीगर जो जराइम है उनकी सरपरस्ती करने के इल्ज़ाम में कई पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है दरख्वास्तें आज को मौसूल हो चुकी हैं। इस हवाले से आज सिंध की जानब से एक टास्क फोर्स बनाया गया। उस टास्क फोर्स की सिफारिश पर जो आज सिंध की जानब से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है। इससे कबल भी सिंध पुलिस के कई एहलकारों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई है। इसी सिलसिले की कड़ी है कि आज जो आई सिंध ने ये 8 पुलिस एहलकार जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट जो है इंस्पेक्टर, इसके अलावा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल है, जिनको जो है सख्त सजा पनिशमेंट के तौर पर दे दी गई है। ये फैसला जो है टास्क फोर्स जो आज सिंध की जानब से बनाया गया उस टास्क फोर्स के सिफारिश पर सजा देने का अमल जो जारी है। इस वक्त जो है सिंध पुलिस में सजा के अमल के तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सदारत में इजलास, मुआशी अदाद-ओ-शुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला होगा। गवर्नर स्टेट बैंक नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान बताएगा क्या तवक्को की जा रही है? जी, मईशत का अहम दिन है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का इजलास शुरू हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सरबराही गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है माशी अदद-ओ-शुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। और यहाँ पे ये बताया है कि जो मार्केट सर्वे टॉप लाइन सिक्योरिटीज का के जो 48% की राय है कि शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार रहेगा, जबकि 46% की राय में शरह सूद में 1% तक का इजाफा किया जा सकता है, जबकि 6% की राय में शरह सूद में 1% से ज्यादा इजाफा हो सकता है। और यहाँ पे ये भी देखा गया IMF में जो मुआहिदा हुआ है उसमें ये साफ साफ कहा है कि स्टेट बैंक को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी होगी। जो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात है उसको बेहतर करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की अशद जरूरत है। अशरफ खान ये बताएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने तक बढ़ाने का मुआहिदा किया गया है, IMF ने कहा है? जी, यहाँ पे जो IMF के साथ जब मुआहिदा हुआ था तो उन्होंने पहले ही कहा था कि शरह सूद जो है वो महंगाई को देखते हुए कंट्रोल करना चाहिए, कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद अहम टूल है, जिसकी वजह से लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में देखा गया था कि शरह सूद 1% से बढ़ा के जो है 22% कर दिया गया था, जो कि 21% था। अभी जो मौजूदा शरह सूद है वो 22% है। लेकिन मार्केट सर्वे जो देखा गया है कि करंट अकाउंट जो है हमारा सरप्लस रहा है मुसलसल 4 माह, दीगर माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर हुए, जिसकी बुनियाद पर जो मार्केट सर्वे जो किया गया है, जो माहिरीन है, माशी माहिरीन है और मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में होते हैं, उनमें से 48% की राय है कि शरह सूद जो मौजूदा 22% है उस पर बरकरार रहेगी। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए 46% की जो अहम राय है उसमें शरह सूद में 1% का इजाफा देखने उसकी वजूहत ये है कि IMF ने जो अपनी जो मुआहिदा हुआ है उसमें कहा है कि स्टेट बैंक को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी होगी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि शरह सूद मजीद बढ़ सकता है। अशरफ खान, 22 से 23% होने का इम्कान है, 1 से ज़ायद भी अगर होती है तो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बताएगा कि कितना बोझ पड़ेगा आम आदमी पर, किन ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर ज़्यादा इजाफा हो जाएगा? जी, अगर देखा जाए जो बैंकिंग सेक्टर से जो हम कर्जा कौन लेता है वो हमें जायजा लेना होगा। सबसे पहले जो गाड़ियों की जो कर्जा ले रहे थे, लोन पे जो गाड़ियां मोटरसाइकिल लेते थे, वो अगर 22% बैंकों का मार्कअप अगर 3% मिला है तो 25% मार्कअप यानी कि 1 लाख से 25,000 रुपये साल का कोई नहीं दे सकता है। ये तमाम कंसर्न करे थे, जिसकी वजह से जो बैंक से जो कर्जा लेने की जो उसूल है वो भी कम हो गया है, ताकि गाड़ियों की जो अगर आप कर्जे का वो देखें, बाकी जो आपकी मईशत के जो अदद शुमार देखें वहाँ पे भी जो
आपकी जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने भी जो महंगे कर्जे लेने से वो साइड में हट गए, जिसकी वजह से मईशत पे भी असर हो रहा है। यहाँ जो माहिरीन, मुल्की माहिरीन है, उनकी ये राय है कि शरह सूद में मजीद इजाफा नहीं होना चाहिए। शरह सूद अगर मजीद बढ़ती है तो मजीद मुश्किलात जो हैं, जो कर्जा लेने वाले सेक्टर है वो मुश्किलात में आ जाएंगे, जिसमें शुगर इंडस्ट्री है, दीगर सेक्टर हैं जो बड़े पार्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, सब कंसर्न शो कर रहे हैं। जैसे कि एप्टेमा भी कह रहे हैं कि शरह सूद जो है बैंक मार्केट के साथ 25% पे, उस पर कोई कर्जा नहीं लेगा। जो माली मुश्किलात है, खाम माल महंगा हो गया, उसकी वजह से लोग जो है बैंकों से कर्जा लेते हैं जो शॉर्ट टर्म, लेकिन वो भी अब नहीं ले सकते क्योंकि इतनी महंगा सूद पे जो कोई लोन नहीं लेगा। माहिरीन कहते हैं कि इजाफा नहीं होना चाहिए शरह सूद में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा और ऐलान किया जाएगा कि कितना इजाफा होता है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज़ भी बच ना सके। मलीर खोखरा पार मोहम्मदी मार्केट में 9.5 घंटों की लोड शेडिंग दुकानदारों के लिए आजमाइश बन गई। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जहां हम देख रहे हैं कि रिहायशी इलाके मुतासर हैं, तो वहीं बिजली की आंख मचोली की वजह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो मार्केटें हैं उसमें भी कारोबार करना ताजिरों के लिए मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खोखरा पार मोहम्मदी मार्केट में और यहाँ पे भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग ने डेरे डाल रखे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार, इनसे जानते हैं। ये बताएंगे कि मोहम्मदी मार्केट है, यहाँ पे कितने घंटे की लोड शेडिंग है और जब बिजली चली जाती है तो उस सूरत में कारोबार करना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है? यहाँ की लोड शेडिंग है भाई, ये हाल है कि सुबह तकरीबन 1.5 घंटे की लाइट आती है सिर्फ टोटली, यानी कि पूरे दिनों में 1.5 से 2 घंटे की। बाकी पूरे दिन मार्केट में जो है ना वो प्राइवेट जनरेटर के हिसाब से या फिर कोई यूपीएस के, और कारोबार तो ना होने के बराबर कर दिया। क्योंकि और बिजली का बिल इतना आता है कि आपको, जिसमें जीएसटी है, जिसमें तमाम जो इन्होंने टैक्स लगाए हुए वो ज़रूरत से ज़्यादा है। जो मैं समझता हूँ कि ये ज़ाती है, ये कराची वालों के लिए कि इसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करें या 4 हिस्सों में डिवाइड करें, क्योंकि इतनी बड़ी शहर है, इतने बड़े शहर में एक ही हाथी है और वो के इलेक्ट्रिक है, उसको खत्म होना चाहिए। अच्छा, मजमूई तौर पर टोटल कितने घंटे की लोड शेडिंग है मोहम्मदी मार्केट में? तकरीबन 2.5 घंटे की लाइटिंग सुबह है, 2.5 घंटे की जो है वो तकरीबन शाम के 4 बजे से लेकर 6:30 बजे, इसके बाद फिर 2.5 घंटे के, यानी कि टोटल 9.5 घंटे के, तकरीबन 9 घंटे से 8 घंटे की लोड शेडिंग है रोजाना। काफी जो दुकान, हमारा जो काम है, जैसे हमारा ज्वेलर्स का काम है, कपड़े वाले हैं और दीगर जो काम वाले हैं, उनको लाइट के कोई भी हो, क्योंकि आपने पंखे के बगैर थोड़ी बैठ सकते हैं, तो जरूरी है लाइट होना। रोशनी के बगैर तो कारोबार ही नहीं है ना सर। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कारोबार है मोहम्मदी मार्केट पे। उनका ये कहना है कि यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। तकरीबन लोड शेडिंग का मजमूई दौरानिया 9 से 10 घंटे पर मुहित है और ऐसे में जब कारोबारी औकात कार में जब बिजली चली जाती है तो उस वक्त जो है वो इनके लिए वो वक्त आजमाइश से कम नहीं होता, क्योंकि ख़रीदारों को अपनी जो मसनूआत है वो फ़रोख्त करना उनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। इनका कहना है कि बिलों की अदायगी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोड शेडिंग से इनको छुटकारा नहीं मिल सका है। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि कराची में कहीं पे भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ पे बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल देख के लोड मैनेजमेंट की जाती है। अगर कहीं पे तकनीकी फॉल्ट आता है या फिर कोई ख़राबी आती है, फ़नी ख़राबी आती है, तो उसको लोड शेडिंग की तशबीह ना दी जाए। बिजली गैस के बहरान के बाद अब शहर कैद के वासियों को पीने के पानी के मसाइल से भी दो चार होना पड़ रहा है। गार्डन धोबी गार्ड के रहायशी 6 माह से साफ पानी से महरूम है। लाइन में आलूदा पानी आने से लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। आयमा खान की रिपोर्ट। गार्डन धोबी गार्ड के मकीन साफ पानी से महरूम हो गए। सेवरेज मिला पानी पीने से इलाके में बीमारियां फैलने लगीं। इलाका मकीन कहते हैं लाइनों में साफ पानी ना आने के बाइस पानी खरीद कर लाना पड़ता है या फिर अपनी मदद आप के तहत पानी के गैलन उठा कर लाने पड़ते हैं। मैं लेकर आ रही हूँ, किस तरह लेकर आ रही है मेरे दिल को पता है। कहीं से डब्बा ला रहे, कहीं से गैलन ला रहे, कहीं से बोतलें भर के ला रहे। अब आप ये बताएं, मेरी उम्र है पानी भरने की, जब पानी नहीं आएगा तो कहाँ से क्या करेंगे हम, छोटे छोटे बच्चे हमारे। इलाका मकीनों का कहना है कि लाइनों में आने वाला आलूदा पानी पीने से बीमारियां भी फैल रही हैं। पानी आता है तो बहुत गंदा पानी आता है जो पीने के लायक नहीं होता है, इसलिए इलाका मकीन जो है बोरिंग का पानी यूज़ कर रहे हैं। मीठे पानी की बहुत किल्लत है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का
सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी आता है, बेचारियां बर्तन धो रही गंदे पानी से, बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? इनको बताओ, इनको बोर्ड के लिए तो आ जाते हैं, बोर्डिंग दे दो हमें, ये कर दो, अब ये क्या कर रहेंगे? पानी तो सब बंद है। इलाका मकीनों ने हुकूमत और मुतालिका महकमों से अपील की है कि इलाके में पानी के मसाइल पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन खुलफाम के साथ आयमा खान, सिटी 21। सीव्यू दोदरिया से खातून डॉक्टर सारा की लाश मिलने का मामला, मुद्दई मुकदमा अदालती हुक्म पर ज़ाती तौर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी की अदालत में पेश। जमानत पर रिहा मुलजिमा बिस्मा भी अदालत में पेश हुई। अदालत ने प्राइवेट गवाहान के अदम हाजिर पर नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए गवाहान को अदालत में पेश करने का भी हुक्म दे दिया। केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, आज एडिशनल सेशन जज साउथ की अदालत में सीव्यू से डॉक्टर सारा की लाश मिलने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। आज इसमें जो ज़मानत पर रिहा मुलजिमा बिस्मा भी अदालत में पेश हुई, साथ ही साथ जो गिरफ़्तार मुलजिम वकास और डॉक्टर शान जो हैं वो भी आज अदालत में उनको पेश किया गया है जेल हुकाम की जानिब से। लिहाजा आज इस मुकदमे की समाअत के दौरान जो प्राइवेट गवाहान हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इन प्राइवेट गवाहान के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर इन तमाम प्राइवेट गवाहान को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है और इस मुकदमे की जो मज़ीद समाअत है वो 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इसी मुकदमे में मुलजिम वकास ने जो है ज़मानत के लिए जो है अदालत से रुजू किया है और ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है, उस पर भी अब समाअत जो है 12 अगस्त को होगी। वाक़े का मुकदमा थाना साहिल में दर्ज है और इसी मुकदमे में मुलजिम वकास, शान और बिस्मा को जो है पुलिस की जानिब से नामजद किया गया था। सिंध मुस्लिम सोसाइटी में ब्लैक करोला गैंग से पुलिस का मुकाबला, हलाक डकैत की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। गिरफ्तार डकैतों में अताउल्ला वल्द अल्लाह डिनो और हमजा वल्द मोहम्मद असलम शामिल हैं। एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक डकैतों से एक ब्लैक करोला, 3 पिस्टल्स, लोड मैगजीन, नकदी और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद हो गए हैं। सिंध मुस्लिम सोसाइटी में ब्लैक करोला गैंग से पुलिस का ये मुकाबला हुआ है। हलाक डकैत की शनाख्त इमरान के नाम से हुई है। एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक डकैतों से एक ब्लैक करोला, 3 पिस्टल्स, लोडेड मैगजीन और नकदी और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। ये वाक़या जो है अब से कुछ देर पहले पेश आया था और पुलिस की जानिब से ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है, एक बड़ा मुकाबला हुआ है। गाड़ी से जाली नंबर प्लेट भी मिले, 2 नंबर प्लेट जाली जो है गाड़ी में मौजूद थे, जबकि क्राइम सीन का अमला वहाँ पर मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद है। तफसीलात जानेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? फिरोजाबाद पुलिस का ब्लैक करोला गैंग से जो भी कुछ देर पहले मुकाबला हुआ है, 4 मुल्जिमान सवार थे ब्लैक करोला के अंदर। एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया है कि मुल्जिमान का गैंग जो है वो घरों में डकैती जो है वो करता है। 4 मुल्जिमान बंदे में वारदात के लिए दाखिल हुए तो पुलिस को इत्तला मिली थी। इत्तला पर करीब से पुलिस मौके पर पहुंची। मुल्जिमान वारदात के बाद जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जिसके बाद एक मुल्जिम को वो पुलिस ने जो है वो आगे जाकर एक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर के अंदर जाकर हलाक किया है, जबकि 2 को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है तो शनाख्त बताई जा रही है, जो हलाक डकैत है उसकी शनाख्त जो है वो इमरान के नाम से हुई है, जबकि जो 2 पकड़े गए उसके अंदर अताउल्ला वल्द अल्लाह डिनो और हमजा वल्द मोहम्मद असलम जो है वो शामिल है। गिरफ्तार डकैतों से 3 पिस्टल, लोडेड मैगजीन, छीनी हुई नकदी, मोबाइल फोन और एक ब्लैक करोला जो है वो बरामद हुई है और ब्लैक करोला से 2 जाली नंबर प्लेट भी जो है वो बरामद हुई है। दोनों गिरफ्तार डकैत से इंट्रोगेशन का अमल जो है वो जारी है। एमसी जमशेद फरद कमाल और एसएचओ फिरोजाबाद जो है वो डकैतों से मजीद तफ्तीश कर रहे हैं, जिसके बाद जो एक फरार हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक जो है वो मुल्जिमान ने बंगले में घुसकर जो है वो घर वालों को यरगमाल भी बनाया था, जिसके अंदर खवातीन भी शामिल थी। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक ए में स्विमिंग पूल मिसमार करने का मामला, टाउन चेयरमैन केएमसी हुकाम ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली है। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए में कायम स्विमिंग पूल हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। उनसे जानते हैं कि उनका केस क्या है और आज की प्रोसीडिंग क्या हुई है। ये मामला क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। ये 2015 में हमने स्विमिंग पूल लिया था, जिसकी एनओसी 2018 में कैंसिल कर दी गई थी टाउन चेयरमैन की तरफ से। फिर दोबारा हमने रिन्यूअल किया है इसको 10 साल के लिए। तो अब ये दोबारा टाउन चेयरमैन आए तो इन्होंने एनओसी कैंसिल कर दी है और हमें बगैर नोटिस के ये मिसमार कर दिया है। ये है कहाँ पर? ये 12 दरी बोर्ड ऑफिस
नॉर्थ नाजाबाद ए ब्लॉक में है स्विमिंग पूल, और ये 7 साल से हम चला रहे हैं। और गैर कानूनी तौर पर ये आए हैं और इन्होंने पहले सील किया है, उसके बाद मिसमार कर दिया। कोई नोटिस आपको जारी? कोई भी नोटिस नहीं दिया हमें, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बस इनके बंदे आए, धमकाया हमें बार बार आके, और तकरीबन 200-250 बंदा आके हमारे सर पे खड़े हुए और ये तोड़ दिया। कोर्ट में हमने केस दायर किया है, तो अभी क्या नाम है 31 जुलाई दी गई थी, अब ये 16 अगस्त की हमें डेट है। इंशाल्लाह में इंसाफ की उम्मीद है कि कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगी। जी, आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत टाउन चेयरमैन और KMC हुक्काम कमरा अदालत में मौजूद थे और उनकी जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की गई, और अदालत ने मोहलत देते हुए इस केस की समाअत को 16 अगस्त के लिए मुलतवी किया है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने बढ़ती स्मगलिंग पर खदशात का इजहार कर दिया। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर सरदार अदरीस हया कहते हैं कि स्मगलिंग मुसलसल बढ़ती जा रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। देखा जाए मार्केट में खबरें हैं कि स्मगलिंग का माल बढ़ता जा रहा है, क्या हकीकत है? क्या कराची गुड्स कैरियर इसमें कितनी मदाखलत करता है? क्या हुकूमत से मुतालबा करता है? कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं सरदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे, क्या सूरत है। लोग कह रहे हैं कि स्मगलिंग का माल बहुत बढ़ गया है। अच्छा, स्मगलिंग का माल जो है ज़ाहिर है बिल्कुल बढ़ गया है, लेकिन हमारा जो इदारा है वो और हमारे मेंबर जो हैं उनको हमने सख्ती से पाबंद किया हुआ है कि हम स्मगलिंग का माल जो है वो लेकर नहीं जाते, ना ही हमारे किसी आइन में शामिल है कि हम लेके जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हम 100% जो लीगल माल होता है, जिसकी GD की कॉपी साथ होती है, बिल ऑफ एंट्री जिसको हम कहते हैं, पैकिंग लिस्ट साथ होती है, नवाइस वगैरह, टोटल डॉक्यूमेंट्स पहले हम पार्टी से उसके लेते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं तब हम माल को लेके जाते हैं पंजाब के अंदर। अच्छा, इसके साथ देखा जाए जो कि बहुत बड़ी तादाद में अगर ईरान से कहा जा रहा है या दीगर ममालिक का माल आ रहा है, तो उसको कैसे चेक एंड बैलेंस करते हैं? बहुत सारे लोग जो यहाँ माल सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको आप लोग को कोई शिकायतें होती हैं? देखें, शिकायत तो है, अब ज़ाहिर है इसको चेक एंड बैलेंस करना या इसकी रोकथाम के लिए ये तो अब इदारे का काम है, रियासत का काम है कि उसको कंट्रोल करे, अपनी कोई SOP बनाए। तो शिकायत तो हमें भी है कि हम चाहते हैं कि इसकी रोकथाम हो। अब ज़ाहिर है 90% या 95% लोग हमारे बिल्कुल लीगल काम कर रहे हैं, उसमें से 5% जो लोग हैं वो कोई भी इदारा आप ले लें, कोई भी शोबा ले लें, उसके अंदर सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो बीच में कोई ना कोई लोग ऐसे होंगे, वो भी कोई 5% होंगे जो काम कर रहे हैं। तो जो रास्ते वाले इदारे हैं वो जो 95% लीगल काम कर रहे हैं उनको भी उसी नज़र से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे इदारे की एक अपनी SOP है, हमने बाकायदा उनको पाबंद किया हुआ है कि हम लीगल माल लेके जाना है, अनलीगल माल लेके नहीं जाना है। देखें, हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि जो ईरानी डीज़ल है ज़ाहिर है इसको भी, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और इसको कंट्रोल किया जाए। और बाकी जो नॉन कस्टम पेड जितनी भी आइटम्स आ रही हैं तो उनको ट्रक अड्डे से दाखिल होने से पहले रोका जाए, जो जहाँ से आता है वहीं से बॉर्डर से रोका जाए, या यूसुफ गोड वगैरह वहाँ से ट्रक अड्डे के अंदर जब आता है तो यहाँ पे फिर सख्ती की जाती है। तो हमारा यही मुतालबा है कि ट्रक अड्डे के अंदर आए ही क्यों, वहीं इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ, वहीं उसको रोका जाए। जब वहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो फिर यहाँ पे इदारे जो हैं वो आ जाते हैं कि यहाँ आपने माल बुक क्यों किया है। तो हम यही मुतालबा करते हैं कि इसकी रोकथाम अगर है तो वो हमारा जो ट्रक स्टैंड है इससे पीछे उसको रोका जाए, अंदर इंटर ही नहीं होने जाए, बार ही मतलब उसको जो है इदारे कंट्रोल कर लें। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे जो बातें की जा रही हैं स्मगलिंग के माल की, यहाँ पे कहा है कि कराची गुड्स कैरियर जो है कोई भी स्मगलिंग का माल जो ऑर्डर बुक नहीं करता है। जो भी ऑर्डर होता है, जो मुकामी कंपनीज़ की जो GD होती है, गुड डिक्लेरेशन की और तमाम डॉक्यूमेंट्स का पूरा जब होता है तब उसको अंदर मुल्क लेके मुंतकिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्मगलिंग है वो एक बहुत बड़ा नासूर है जिससे मुल्क की मईशत को भी नुकसान होता है। मुतालबा किया है कि हुकूमत ऐसे इकदाम उठाए कि स्मगलिंग की रोकथाम हो सके। जी, खेलों के मैदान से आपको बताएं कि जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स में 4थी सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। अंडर 19 बॉयज़ कैटेगरी में मोहम्मद जमान ने कासिम कादिर को 3-0 से आउट क्लास करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी, मैं सर PSF जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर अंडर 19 सिंध स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जमान खान ने कामयाबी हासिल की और शिकस्त दी है कासिम कादिर को। हम इनसे बात करेंगे, कैसा रहा मैच ओवरऑल, कितनी मेहनत थी इस कामयाबी के लिए? इस टूर्नामेंट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि ये सिंध रैंकिंग होती है, हर महीने होती है, इसलिए हम इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत करते हैं और नेशनल इवेंट के लिए भी मेहनत करते हैं। और मैं अभी फाइनल में पहुंचा हूं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा फाइनल भी जीत जाऊं। क्या था मैच से पहले जहन में, क्या था कि यार सेमीफाइनल मैच है, क्या प्लानिंग थी? जी,
सेमीफाइनल का तो हमने कहा पूरी कोशिश करनी, क्योंकि काफ़ी मेहनत की हुई है मैंने इस टूर्नामेंट के लिए, नेशनल के लिए भी की है और ये जूनियर सिंध रैंकिंग। कासिम, क्या गलतियाँ कहाँ हुई मैच में? गलतियाँ एक्चुअली मेहनत तो हर कोई करता है अपनी जीत के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी मुझसे मिस्टेक्स होती रही जिस पर मुझे काम करना चाहिए। और ऑब्वियसली प्रेशर होता है मैच का, और सेमीफाइनल्स भी है तो हर कोई मेहनत करता है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे से कम बैक करूँगा और अपनी मिस्टेक्स को कोशिश करूँगा रिकवर करूँगा। लग सुना आपने कि दोनों खिलाड़ी हारने और जीतने वाले कहते हैं कि कोशिश है कि आइंदा बेहतर खेलेंगे। जीतने वाले का भी कहना है कि फाइनल में के लिए क्वालिफाई किया और कोई कहेंगे फाइनल जीते ताकि एक टाइटल उनके नाम हो और आगे दूसरे नेशनल टूर्नामेंट में होने वाले उसके लिए भी अच्छी तैयारी का मौका मिल पाए।